हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों सीईटी से 5% सामाजिक आर्थिक वेटेज को हटा दिया है। अब नियुक्तियां 100% सीईटी अंकों के आधार पर होंगी। तो आज हम विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, जहां ये जो संशोधित नीति 2024 संशोधन नियमों के तहत लागू है और ग्रुप डी के 7,596 पदों की भर्ती में 75% सामान्य ज्ञान और 25% हरियाणा विशिष्ट विषयों पर आधारित होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार के इस कदम से कितना बदलाव देखने को मिलेगा और कितने अभ्यर्थियों के लिए ये कदम कारगर साबित होंगे। विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कैबिनेट की हाल ही में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, कई नीतियों को मंजूरी दी गई और उन्हीं में से सबसे खास रहा ग्रुप डी की भर्ती को लेकर लिया गया फैसला। अब ग्रुप डी के पदों जिनमें न्यूनतम योग्यता मैट्रिक या उससे ज्यादा है, पर भर्ती पूरी तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी के आधार पर होगी। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि सरकार ने इस नीति में क्या और क्यों संशोधन किया है। 5% वेटेज पर कोर्ट की रोक के बाद सीईटी के आधार पर ग्रुप डी भर्ती। सरकार ने सीईटी के जरिए होने वाली भर्तियों के नियमों में बदलाव किया। सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों के नियमों में बड़ा बदलाव किया। ग्रुप सी और डी भर्तियों सीईटी से 5% सामाजिक आर्थिक वेटेज हटाया। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद बदलाव किया। अब नियुक्तियां 100% सीईटी अंकों के आधार पर होंगी। ये संशोधित नीति 2024 संशोधन नियमों के तहत लागू होगा। ग्रुप डी के 7,596 पदों की भर्ती 75% सामान्य ज्ञान पर आधारित, भर्ती 25% हरियाणा विशिष्ट विषयों पर आधारित होगी। हरियाणा सरकार के इस फैसले से कई सवाल उभर कर सामने आते हैं। हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के नए मानदंड कितने कारगर? सरकार का नीति में बदलाव का फैसला कितना सही? चयन पूरी तरह से मेरिट पर होने से पारदर्शिता को बल। भर्तियां 100% सीईटी के स्कोर पर आधारित होना कितना बड़ा कदम? सामाजिक आर्थिक वेटेज नहीं मिलने से कितना आएगा बदलाव? अब देखना ये होगा कि नियमों में हरियाणा सरकार का ये संशोधन कितना सार्थक परिणाम लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और इस मुद्दे पर चर्चा का रुख करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आगे की चर्चा में। तो सवाल ये उठता है कि हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के लिए नए मानदंड कितने कारगर साबित होंगे। सवाल ये भी कि सरकार का नीति में बदलाव का फैसला कितना सही है, और सवाल ये भी कि भर्तियां 100% सीईटी के स्कोर पर आधारित होना इसे कितना बड़ा कदम माना जाए। ये वो सवाल हैं जो कि कैबिनेट में जब इस पूरे मामले पर चर्चा हुई है और जब ये निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं तो इनके जवाब तलाशने बेहद जरूरी है। और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के लिए ये मानदंड कितने कारगर साबित होंगे। सवाल ये भी कि सरकार का नीति में बदलाव कितना सही होगा, और सवाल ये भी उठता है कि भर्तियां 100% सीईटी के स्कोर पर आधारित होना कितना बड़ा कदम है। क्योंकि ग्रुप डी के लिए 7,956 पदों पर 75% आधारित भर्तियां हैं। ग्रुप सी, ग्रुप डी के लिए सीईटी की 5% वेटेज को अब हटा दिया गया है। ये फैसला पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद लिया गया है। अब नियुक्तियां 100% सीईटी के अंकों के आधार पर ही होंगी। ये संशोधित नीति 2024 संशोधन नियमों के तहत लागू है और अब ग्रुप डी के लिए 7,556 जो पद हैं उसमें 75% सामान्य ज्ञान के वेटेज के अनुसार ही इसे किया जाएगा। यानी कुल 5% के वेटेज पर जो कोर्ट ने रोक लगाई थी, इसके बाद सीईटी के आधार पर ही ग्रुप डी में भर्ती होंगी। ये स्पष्ट हो चुका है, राहें साफ हो चुकी हैं। तो युवाओं के लिए ये कैसा फैसला है, और सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका क्या असर पड़ेगा, इन सभी पहलुओं पर चर्चा भी करेंगे। विस्तार से एक एक पहलू को समझेंगे और इसके साथ ही साथ
क्योंकि सीईटी पेपर में 25% हिस्सा हरियाणा के विषय से जुड़ा हुआ है। खासतौर पर जब हम बात करेंगे कि हरियाणा के हिस्ट्री, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की संस्कृति इस पर आधारित होगा। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी होगा कि ये युवाओं के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और ये फैसला राज्य की संस्कृति को क्या पहचान देने में मजबूत रहेगा या सिर्फ एक राजनीतिक कदम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि अब युवा इसे कैसे ले रहे हैं और किस तरह से इस सीईटी में जो ग्रुप डी की भर्तियों में बदलाव किया गया है, 100% वेटेज वाला जो फैसला है, उसका क्या नतीजा रहता है। और चलिए अब इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ संदीप आजाद जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मलकानिया जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हरियाणा कैबिनेट की ओर से ये जो फैसला लिया गया, जहां ग्रुप डी में भर्ती में सीईटी को 100% वेटेज देने की बात कही गई है, इससे खास तौर पर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप इसका विस्तार से विश्लेषण करें। बतौर एक वरिष्ठ पत्रकार, इसके क्या पॉजिटिव आउटकम हो सकते हैं, इसके क्या नेगेटिव आउटकम होंगे, युवाओं पर इसका कैसा असर पड़ेगा? दीपिका जी, आपको और सभी पैनलिस्टों को और हरियाणा के जो आपका चैनल देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। अब ये जो निर्णय आया है या जो कैबिनेट ने फैसला लागू करने की बात की है, ये जो है मजबूरी भी कहा जा सकता है और प्रशंसनीय कदम भी कहा जा सकता है, क्योंकि हरेक को जो है इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। जो भी आदमी आता है, परीक्षा में बैठता है या जो करता है, तो उसको किसी आधार पर, योग्यता के आधार पर ही उसको नियुक्ति मिलनी चाहिए, ना कि आरक्षण के साथ। अब आपने 25% जो है वो रखा है, सामान्य ज्ञान है, हरियाणा के विषय में पूछे जाएंगे, तो जो हरियाणा का युवक है वो अपनी संस्कृति को भी समझेगा, अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को भी समझेगा, राजनीतिक परिस्थितियों को भी समझेगा और इस प्रकार वो पूरी तरह सजग रहेगा और अपने प्रदेश के प्रति वाकिफ रहेगा। और जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर अगर नियुक्तियां की जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक डॉक्टर है वो योग्यता के आधार पर चुना गया है तो वो अच्छी तरह मरीज की ट्रीटमेंट कर सकता है, इंजीनियर जो है उसी तरह काम कर सकता है। परंतु अगर आरक्षण के आधार पर चुना गया है तो वो मरीज को उस तरह का इलाज नहीं दे सकता, इंजीनियर नहीं दे सकता। इस प्रकार ग्रुप डी और दूसरी जो भर्ती है, इसमें भी जो आरक्षण का रखा है, खत्म कर दिया है जो 5% का वेटेज, इससे जो है इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और इससे जो है योग्यता बढ़ेगी और जो हरियाणा की जो क्रीम है वो सामने आएगी और हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा के कल्चर को बढ़ाएगा। और हरियाणा का जो आरक्षण की बात होती है, अभी हरियाणा के लोगों को ज्यादा नौकरियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो उससे वो भी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। मलकानिया जी जिस तरह से कह रहे थे कि आरक्षण रहित अगर योग्यता के आधार पर चयन होगा तो उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटकम हमें समाज में देखने को मिलेगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संदीप जी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कैबिनेट की ओर से जो ग्रुप डी में सीईटी को 100% वेटेज देने की अब जब बात स्पष्ट हो चुकी है, ऐसे में इसे कितना बड़ा कदम माना जाए युवाओं के हित में, और खास तौर पर जब हम 25% वेटेज की बात करते हैं कि इसमें हरियाणा और हरियाणा की संस्कृति, ज्ञान और विरासत को भी शामिल किया गया है। दीपिका जी देखिए, निस्संदेह जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है तब से जो सबसे बड़ा बदलाव अगर हमने देखा है तो वो जो सरकारी नौकरियां है उसमें पारदर्शिता और योग्यता का बदलाव हमने देखा है। आप देखिए दीपिका जी, किस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों में, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे इनेलो की सरकार रही हो, नौकरियों की बोलियां लगती थी, नौकरियों में एक सिफारिश का सिस्टम होता था, नौकरियों में पैसे चलते थे, नौकरियों में पहले से चीजें तय हो जाती थी कि जी फला
बच्चा नौकरी लगेगा, फला का नेता का बच्चा नौकरी लगेगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी 2014 में, माननीय मनोहर लाल जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सबसे बड़ा बदलाव, जो सबसे बड़ी चोट उन्होंने की, जो नौकरियों के अंदर, सरकारी नौकरियों में जो भ्रष्टाचार था, एक पर्ची और खर्ची का सिस्टम जो चलता था सरकारी नौकरियों के अंदर, उसको तोड़ने का काम किया, उसको खत्म करने का काम किया। और देखिए, निसंदेह दीपिका जी, आप आज प्रदेश में कहीं भी निकल के देखिए, कहीं भी आप फील्ड में जाकर के देखिए, युवाओं से पूछिए, युवाओं के माता पिता से पूछिए, उनके पेरेंट्स से पूछिए, तो सबसे बड़ा बदलाव प्रदेश के अंदर हुआ वो सरकारी नौकरियों में एक पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर जो नौकरियां मिली। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, लगातार तीसरी बार सरकार बनी, उसमें युवाओं की बड़ी भूमिका रही है, जिनको बिना खर्ची और बिना पर्ची के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौकरी दी है। रही बात सीईटी की, देखिए ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में भी पहले साक्षात्कार इंटरव्यू की व्यवस्था होती थी, इंटरव्यू ले जाते थे, और इंटरव्यू में क्या होता था ये हम सबको पता है, क्योंकि इंटरव्यू किस प्रकार से ले जाते थे, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और उनके आधार पे फिर नौकरियां तय होती थी। सबसे पहली चोट जो हुई वो नौकरियों में जो इंटरव्यू समाप्त किया गया। पहले की जो भर्तियां थी उसमें कभी एग्जाम नहीं लिया जाता था, कभी मेरिट के आधार पे मेरिट लिस्ट बना दी जाती थी, उसके अंदर नंबरों के आधार पे कभी पेपर ले ली, कोई एक निश्चित प्रक्रिया नहीं थी सरकारी नौकरियों को लेकर के। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सीईटी की व्यवस्था लागू हुई और उस व्यवस्था में जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है, जो सी और डी ग्रुप से हटा दी गई है, प्योरली मेरिट के आधार पर जो बच्चा तैयारी करता है, मेरिट के आधार पर उसको नौकरी दी जा रही है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। जो सीईटी में जो 5% जो अंकों की व्यवस्था की गई थी सामाजिक और आर्थिक आधार के ऊपर, उस पर कोर्ट में वो कोई गलत व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने ये नहीं कहा कि वो कोई गलत व्यवस्था है, उस पर स्पष्टीकरण सरकार ने मांगा है, और सरकार ने जो भी कोर्ट ने निर्देश दिया, सरकार ने उसका पालन किया, और उसी के अकॉर्डिंग आगे जो सीईटी की भर्तियां होगी वो उसी के अंदर भर्तियां होगी। लेकिन सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि इस प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिले, उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी मेरिट के आधार पर उसको नौकरी मिले। उसको नौकरी के लिए कभी भी किसी नेता के पीछे चक्कर ना काटना पड़े, उसको कभी कोई अपने जमीन ना बेचनी पड़े, अपने घर के जेवर गिरवी ना रखने पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय से लेकर के अब नायब सैनी जी अब मुख्यमंत्री है, उनकी सरकार में भी पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही है। और पूर्ववर्ती सरकारों में भर्तियां कैसे होती थी दीपिका जी, वो आपसे भी नहीं छिपा हुआ है, मकानिया जी बैठे उनसे भी नहीं छिपा है, बाकी कांग्रेस के और इनेलो के प्रवक्ता बैठे हुए उनको भी पता है कि उनकी सरकारों में भर्तियां की क्या प्रक्रिया रहती थी। ठीक है, दीपक चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका भी। 100% का वेटेज देना, मेरिट आधार पर अब चयन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना। दीपक जी, अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये मान लिया जाए कि इससे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पारदर्शी, अभी जिस तरह से हमारे बीच में बीजेपी का पक्ष रखते हुए संदीप जी ने जिक्र किया है कि अब वो पर्ची और खर्ची का कल्चर खत्म करके हम एक पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें ये बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो क्या आप मानते हैं कि असल मायनों में ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा? देखिए, एक तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी नमस्कार है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसी के साथ जितने भी हमारे साथ बीजेपी इनेलो के या बाकी जो भी दल के प्रवक्ता जुड़े हैं, क्योंकि मैं अभी अभी जुड़ा हूं, उन सभी को मेरी नमस्कार है। देखिए, पारदर्शिता लानी कोई बुरी चीज नहीं है किसी चीज में, लेकिन आप पारदर्शिता का ढोंग कर रहे हो, ये बहुत बुरी चीज है। असल में आज की डेट में अगर कोर्ट इस चीज पर रोक ना लगाती तो ये जो तानाशाही सरकार, जो बीजेपी जो आंकड़ों का खेल हमारे साथ, जादुई आंकड़ों का खेल खेल रही है और ये कुछ नहीं कर रही। आप देखिए आज कितने बच्चे हरियाणा पंजाब से पलायन करके विदेशों में गए और जिन्हों वीडियो में जकड़कर उनको हरियाणा के अंदर लाया गया। क्या इनको इस बात की शर्म महसूस नहीं होती कि देश का युवा जिसको अगर इतना ये नौकरियों की बातें करते हैं, तो आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूं, मेरे लिए हरियाणा एक स्वाभिमान है, हरियाणवी मेरे दिल में बसता है। तो इनको ये चीजें सोचनी चाहिए कि आज 35.7% जो है बेरोजगारी का आंकड़ा जो है हरियाणा के अंदर दिखाया जा रहा है। आप कह रहे हो हम नौकरी पर्ची खर्ची, अरे भाई पर्ची खर्ची की तो बात तब होगी ना जब आपने नौकरियां दी हो। और अगर आप ये कहते हो कि कांग्रेस की सरकार में पर्ची और खर्चियां चलती थी, तो कौन सा ऐसा केस है, एक भी केस हमें बताइए कि जो हमारे किसी भी नेता के ऊपर किसी ने कोर्ट के अंदर कोई कोई ऐसा आरोप लगाया हो या सिद्ध किया हो कोई ऐसा आरोप। आपके पास निराधार आरोप है, हमारे पास तो सबूत है आपके कि आप देखिए आज देश का युवा भटक रहा है। आज हरियाणा का युवा नौकरियों के लिए कहां कहां भटक रहा है और आप इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आप तो राजा हैं, राजा
आप तो राजशाही करते हैं। कभी आप नेता प्रतिपक्ष को वहां सदन में नहीं बोलने देते, कभी आप कुछ नहीं। आपकी सरकार है जनाब, आपको तो मानना पड़ेगा कि आप कैसी सरकार चला रहे हैं। और अगर आप इसी तरह से सरकार चलाते हैं तो ये आपकी बड़ी खूबसूरती है। जंगल राज वाली बात कर रहे हो आप आज। आप कहते हो जी हमने विकास किया। अब हम आ जाते हैं सीईटी के अंदर। सीईटी में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई? आप अभी इससे पहले आपने एक और बड़ा अच्छा जातियों को बढ़ाने का काम किया था, जो आप यूजीसी लेके आए थे। धन्यवाद करता हूं मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने कम से कम इसके ऊपर रोक तो लगाई। आप कौन से कानून बनाते हो? जो कानून आप पिछले समय से छात्रों पे बना रहे हो, बेरोजगारों पे बना रहे हो, आपकी मंशा मुझे समझ नहीं आती कि आगे आप यहां से कानून बना के भेजते हो और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देती है। अगर आप इतने अच्छे कानून बनाते तो ऑनरेबल कोर्ट को उस पर रोक लगाने की क्या जरूरत पड़ती? और आप मेरी बात सुन रही है दीपिका जी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बोलिए दीपक और जी। ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात, ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, इनको ट्रांसपेरेंसी की सिर्फ बातें करनी आती हैं। हमारे टाइम में हमने इतना रोजगार दिया हरियाणा को, वो बातें ये भूल गए। अब ये कहते हैं कि जी हमने तो पर्ची और खर्ची से रोजगार दिया था। अरे भाई, ना तो हमने पर्ची से दिया था ना खर्ची से दिया था। आपके पास कोई सबूत है तो हमें दिखाइए। अगर आप ऐसी मेरिट पे जो आप कहते हो भी पर्ची और खर्ची नहीं चलती, आप हरियाणा के अंदर जो है बड़ा आपने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है, कोई करप्शन नहीं हो रहा हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर सामूहिक विकास हो रहा है। 40% हरियाणा इस समय एसवाईएल के पानी से त्रस्त बैठा हुआ है, उस पर कोई घोषणा नहीं 11 सालों से। कोर्ट कोई ऑर्डर करती है। चलिए ठीक है, एक लाइन में जवाब दे दीजिए दीपक जी। दीपक जी ठीक है, अब तमाम आप मुद्दे गिनवा रहे हैं। बोलिए। वाजिब है कि आप विपक्ष में हैं और उन मुद्दों को गिनवाना आपका हक भी है, लेकिन मुझे सिर्फ एक लाइन में जवाब दे दीजिए। मुद्दे नहीं है, ये सच्चाई है। ठीक है, आप ही की लैंग्वेज में मैं कह देती हूँ, सच्चाई है। तो आप मुझे सिर्फ एक लाइन में ये जवाब दे दीजिए कि जो पारदर्शिता की हम जब बात कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट की बात करें कि मेरिट आधार पर जब ये फैसला अब ले ही लिया गया है, तो इसे आप ये सिर्फ बताइएगा कि युवाओं के लिए आप क्या हित में अगर देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं कि युवाओं के अहित में है तो क्यों बड़ी वजह इसे मानते हैं? दीपक जी। तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। और मुझे तो कुछ ऐसा, अगर मेरिट के आधार पर अगर आप सच्चे, आपकी दिल की मंशा बिल्कुल सही है और पवित्र है, और अगर आप इस ढंग से अगर नौकरियां युवाओं को देना चाहते हैं तो उसका तो सारे युवा स्वागत करेंगे। ठीक। लेकिन आपकी मंशा तो ये नहीं है ना। ठीक है, आपकी मंशा ठीक नहीं नजर आती। आप कुछ आंकड़े कुछ बताते हैं, सिस्टम कुछ बताते हैं, करते कुछ है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपकी सरकारों के अंदर जो है, आप पिछली जो आपकी सरकार चल रही है पिछले 11 साल से, आपके कौन से ऐसे नेता हैं, कौन से ऐसे मंत्री हैं, कौन से ऐसे विधायक हैं जिनके परिवार के लोग नौकरियों में नहीं है, जिनके परिवार के लोगों के पास सरकारी पोस्टें नहीं मिली। ठीक है, ठीक है दीपक जी, मैं लौटती हूँ आपके पास में। ओंकार जी, 5% वेटेज वाला मामला जो रहा, उस पर लंबी चर्चा चली, कोर्ट में भी ये मामला चला, हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा। उसके बाद जो अब कटौती हुई है 100% वेटेज की जो प्रणाली, अब कल कैबिनेट में भी जो भी प्रस्ताव रखा गया, सारी बातें हुई। अगर प्रदेश के युवाओं के हित की अगर हम बात करें तो अब इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ था 5% वेटेज का मामला, एक तरफ है अब 100% जब पूरा वेटेज रहेगा, मेरिट लिस्ट उस आधार पर तैयार होगी। दीपिका जी, पर्ची खर्ची बंद, पर्ची खर्ची बंद, अटैची का कर लो प्रबंध। इनसे ये पूछना इसके समय में कि वो जो 3 करोड़ रुपए सचिवालय से मिले थे वो किसके थे? वो इनके थे या किसी और के थे? ये तो सिर्फ ढकोसलेबाजी है। हाँ, आज आपने मेरिट के आधार पर भर्तियों की बात करी, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आपने 3 प्रश्न पूछे। आपने पूछा, पहला प्रश्न ये पूछा कि सरकार की ये नीति मेरिट के आधार पर कितनी कारगर, ये सरकार की नीति कहां से आ गई? ये तो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया, उस आदेश का पालन करना इनका धर्म है, उसके बगैर चले जाएंगे? नहीं, हम तो सवाल उठाएंगे ना कि अब चलिए, अगर मान लीजिए कोर्ट का आदेश भी है, अगर कोर्ट का आदेश भी है तो वो कितनी कारगर होगी? कोर्ट का आदेश आया, उस पे इन्होंने नीति बनाई, वो नीति कारगर होगी या नहीं होगी ये तो भूषा के घर में, क्योंकि ये एक जुमलों की सरकार है, ये कहते कुछ है करते कुछ है। तीसरा प्रश्न आपने पूछा कि क्या ये बड़ा कदम है?
भाई ये माननीय उच्च न्यायालय का कदम है, ये अपनों पर श्रेय न ले। हाँ, जहां पर भी भर्तियां अगर मेरिट के आधार पर दी जाएंगे हम स्वागत करेंगे, लेकिन आज तक ये तो बता दीजिए पिछला इनका इतिहास क्या बता रहा है? जितने पेपर हुए सारे लीक हुए। अब ये स्टेट का जो रिजल्ट आया वो भी इन्होंने रोक दिया, क्यों? अब ये क्या करेंगे ये भी सुन लो। ये जितने भर्ती करते हैं उसमें ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता पर्ची खर्ची बंद की बात करते हैं ना, इन्हीं के बंदे होते हैं। लिस्ट उठा के देख लीजिए। और तो और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती किए जाते हैं वो भी ज्यादातर बीजेपी के बंदे होते हैं। कहीं मर्जी देख लो, नगर निकाय विभाग में देख लो, सिविल नागरिक अस्पताल में देख लो, कहीं देख लो, HKRM के जितने बंदे भर्ती है सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सगे संबंधी हैं। और इनके तो MLA दादा गौतम सरेआम कह रहे थे HKRM की भर्तियां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए रख दो। क्यों? क्या बीजेपी वाले आसमान से टपके? दूसरे व्यक्ति मेहनत नहीं करते? हाँ, अगर आप मेरिट के आधार पर भर्तियां करोगे तो एक अच्छा कदम है, लेकिन ये अब क्या करेंगे ये भी सुन लो। जितने पेपर हुए सारे लीक हुए। अब ये पेपरों में धांधली की व्यवस्था और तेज हो जाएगी, क्योंकि इनका काम है। ये तो हरियाणा के बच्चों को नौकरी कहां दे रहे हैं? देखिए, पिछला जब विधानसभा का चुनाव था अक्टूबर 2024 में 2,09,600 पद खाली थे। और ये बीजेपी के प्रवक्ता इतना झूठ बोलते हैं कि हमने 1.5 लाख नौकरियां दे दी, 1,80,000 दे दी। मैं तो इनसे इतना सा पूछता हूं कि पिछले 12 साल में हरियाणा में कितने लोग रिटायर हुए? जब तक आप ये व्हाइट पेपर नहीं जारी करोगे कि हरियाणा में पिछले 12 साल में 2014 के बाद अब तक कितने लोग रिटायर हुए, कितनी पोस्टें खाली हुई, तब तक आपका ये कहना कि हमने 1,80,000 नौकरियां दे दी बेईमानी है। 7,000 पोस्टें हैं जो पिछले बैकलॉग में रुकी हुई हैं, तो भर्ती कीजिए। कौन मना कर रहा है? कोई हाथ पकड़ रहा है आपका? अगर हाथ पकड़ रहा है तो हमें बताइए, हम हाथ छुड़वा देते हैं आपका। लेकिन आप मेरिट के आधार पर भर्तियां तो कीजिए। आज परिस्थिति ऐसी है, प्रदेश के 3 लाख के करीब पद खाली हैं। 25,000 भर्तियां तो पुलिस की खाली है, जो हमें बहुत जरूरी। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और पुलिस की भर्तियां खाली है 25,000। बहुत अफसोस की बात है। ये हाथी के दांत है, खाने के ओर है, दिखाने के ओर। और देखिए आज प्रदेश में क्या कर रहे हैं? प्रदेश में बुजुर्गों की पेंशन काट रहे हैं। मेरे पास एक फोन आया फरीदाबाद से, ध्यान से सुनना मेरी बात सुन। 90 वर्ष की एक हमारी बहन, 90 वर्ष, उसकी पेंशन काट दी। बताइए 90 वर्ष की जो महिला होगी उसके पास क्या इनकम का जुगाड़ होगा? शर्म आनी चाहिए। अगर आपने पेंशन ही काटनी है, आपके विधायक, आपके मंत्री जो 6-6 पेंशनें ले रहे हैं, एक-एक तनख्वाह ले रहे हैं, 7-7 बार के पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशनें रोक दीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन एक बुजुर्ग की पेंशन, जो बुजुर्ग सिर्फ एक सम्मान पेंशन है और उसके पास कमाई का और कोई साधन नहीं है, उसकी पेंशन काटना निहायत ही गलत कार्य है। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा, आप कीजिए भर्तियां, आप कीजिए भर्तियां मेरिट के आधार पर। कौन रोक रहा है आपको? लेकिन अब ये क्या करेंगे दीपिका जी? ये रिजल्ट में हेराफेरी करेंगे ताकि अपने बंदों की मेरिट बढ़ा दी जाए। ये तो एक ऐसी पार्टी है जो बाय हुक चलिए ठीक है, ठीक अपने बंदों का फायदा जानती है। हाँ, आज के इस काम में इनका क्या है? ये तो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और उसका पालन इनको करना ही है। अगर नहीं करना तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगी। और क्या? चलिए ठीक है, मैं इन्हीं सवालों के जवाब भी संदीप जी से लूंगी, लेकिन पहले मलकानिया जी मैं आपसे समझना चाहूंगी। एक विरोध है, एक तरफ हम ये तो देख रहे हैं कि जो 5% की पहले कटौती वाली बात थी, इसके बाद अब जो फैसला आया है मेरिट आधार पर 100% का जो वेटेज रहेगा, ये तो कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आया है और सरकार को इसे अमली जामा पहनाने की मजबूरी है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक विरोधाभास भी है। अभी हम कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहे थे, इनेलो के प्रवक्ता को भी, ओंकार जी को हमने सुना। उन्होंने कहा कि भले ही 100% मेरिट बेस्ड कहने के लिए तो किया जा रहा है, लेकिन अभी इसके कई ऐसे लूप होल्स हैं जो आने वाले समय में हमारे सामने आएंगे इस प्रणाली को लागू करने के बाद। आपके पत्रकारिता के अनुभव से मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि अभी भी ऐसे कुछ लूप होल्स इसके बाद भी रह जाएंगे जो असल मायनों में जो विपक्ष आवाज उठा रहा है वो सही साबित हो सकते हैं?
देखो अब तो इंटरनेट का जमाना है, कोई ना कुछ रास्ता हरेक निकाल लेते हैं। अब जैसे प्रणाली बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, कोई टीओपीटी में तो पैसा निकल जाता है, परंतु ये कहने की बात है, परंतु जो कोर्ट का फैसला उसको लागू किया जा रहा है और उससे इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, सबको बराबर की मिलेगी और उसी प्रकार की नौकरी। पहले क्या होता था, कोई पोस्ट निकलती थी, उसकी एडवर्टाइज की जाती थी, उसके लिए इंटरव्यू कॉल किया जाता था, लाइन लगती थी, उनके प्रमाण पत्र देखे जाते थे और प्रमाण पत्र देखने के बाद जो इंटरव्यू में बैठे हैं वो लिस्ट बनाते थे और उसके बाद उनको कह देते कि आपको बाद में यह सूचना दे दी जाती है। परंतु उसके बाद ऊपर से जो प्रेशर आता था कि इस बंदे को रख लो, इसको ये कर लो, तो वो चलती थी, पर्ची खर्ची चलती थी और स्वाभाविक था कि जो मंत्री बना, विधायक बना है, वो अपने इलाके की जनता को खुश रखता था, उनके काम करता था, तो इस प्रकार पर्ची खर्ची जाती थी। अब जो है इन्होंने कहा कि पर्ची खर्ची कर देनी, परंतु जब अब ये सूटकेस की बात भी कर रहे हैं कि इतना सूटकेस में पैसा मिलते, तो ऐसा भ्रष्टाचार तो बिल्कुल जीरो कभी भी नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार चलता है। अब जब पेपर कोई डालेगा, पेपर कोई एजेंसी पेपर तैयार करेगी, तो पेपर जब तैयार होता है उसमें से लीकेज हो जाती है। जो इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो वो मिले होते हैं, वो कहीं ना कहीं से अप्रोच करके उस पेपर को निकाल लेती है, वहां से निकाल कर अपने जो स्टूडेंट है उनको दे देती है और वहां से लीकेज होकर जो आगे चल जाती है और लाखों में पेपर बिकते हैं। तो इस प्रकार की लूप होल होते हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए और है कई रास्ते हैं जिसके द्वारा जो है हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है संदीप जी, मैं सिर्फ हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रही हूँ। एक बड़ी समस्या है पूरे देश के अंदर। एक तरफ वो तबका है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगातार तैयारी करता है लंबे समय तक, लेकिन अचानक से जब पेपर की तारीख आती है, या तो पेपर कैंसिल हो जाता है या फिर पेपर लीक हो जाता है। ये वो बड़ी समस्याएं हैं जिस पर विचार करने की जरूरत है और कई जगहों पर विचार भी हो रहे। पेपर लीक की समस्या न सिर्फ हरियाणा में बल्कि न सिर्फ मैं कहूं कि अगर इसे राजनीतिक पहलू से भी अलग हटाकर देखा जाए तो जहां पर बीजेपी का राज है वहां पर भी, जहां कांग्रेस राज है वहां पर भी पेपर लीक की समस्याएं सामने आती है। खैर ये आज की चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन इससे मैं इसलिए जोड़ रही हूं क्योंकि चाहे अभी विपक्षी प्रवक्ताओं की जब हम बात सुन रहे थे तो एक मुख्य मुद्दा यहां पर यह भी निकल कर आ रहा है कि जिस पर्ची और खर्ची को खत्म करने की अगर आप बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बात यह भी हो रही है कि बैकडोर से कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान जरूर बन जाता है जिसकी वजह से युवाओं को उनके हक की जो मेरिट है वो नहीं मिल पाती है। ओंकार जी भी इसी चीज को कह रहे थे, तो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि 100% मेरिट का जो आप लोगों ने वेटेज तो तय कर दिया है, लेकिन इस तरह की कोई भी घटनाएं सामने ना आए। और दूसरा एक सवाल मुझे दीपक जी का भी बहुत अच्छा लगा कि आपने इस चीज का भी जिक्र किया कि इनके समय में पर्ची खर्ची हुआ करती थी और बहुत मामले सामने आते थे। अगर ऐसा है तो इतने लंबे समय तक सरकार आपकी रही, आप लोगों ने क्यों नहीं किसी को सराखों के पीछे पहुंचाया, क्यों नहीं सजा दिलाई? इस पर भी जवाब दीजिएगा। जी दीपिका जी, देखिए दीपक जी कह रहे थे कि जी आपके पास क्या सबूत है और क्या नहीं है। अगर आप हरियाणा का 2024 का विधानसभा चुनाव आपने नजदीक से देखा था, इनके नेता ये कह रहे थे, ऑफिशियल इनके बयान है, रिकॉर्डेड बयान आज भी आपको मिल जाएंगे, नेट पे मिल जाएंगे, किसी आपके पत्रकार साथी के पास मिल जाएंगे। वो ये कहते थे कि जी आप 50 वोट दीजिए और हम आपको एक नौकरी देंगे। इसका तो सरेआम बोल रहे थे जनता के अंदर, ये सरेआम इतनी हिमाकत देखिए किस प्रकार से ये नौकरियों को बेचने की बात कर रहे थे। और देखिए पीछे सरकारों में क्या होता था, किसी से नहीं छिपा हुआ। मलकानिया जी बैठे, लंबा अनुभव पत्रकारिता का है, आपका भी दीपिका जी अनुभव होगा। पूर्ववर्ती सरकारों में क्या जब ग्रुप सी और डी में भी इंटरव्यू की व्यवस्था थी, वहां इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते थे, क्या पूछा जाता था, नहीं पूछा जाता था, किस प्रकार से नेताओं के घरों पर लिस्टें बनती थी, किसी से नहीं छिपा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की 2024 में सरकार बनी है, सबसे बड़ा मुद्दा अगर प्रदेश में था तो वो सरकारी नौकरियों को लेकर के था। सबसे ज्यादा युवाओं ने सपोर्ट किया सरकार को कि बिल्कुल सरकार पारदर्शी तरीके से भर्ती कर रही है। आप, मैंने आपको कहा, मैं चैलेंज करता हूं, आप निकलिए फील्ड के अंदर, आप बात कीजिए 50 युवाओं से, 100 युवाओं से प्रदेश के, जो जिन्होंने सरकारी नौकरी प्राप्त की प्रदेश के अंदर, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। दीपिका जी मैं बता देता हूं, लोगों के नेताओं के घरों में गाड़ियां भर भर के हमने खुद जाते हुए देखी, कांग्रेस के नेताओं के घर में, जी हमारा बच्चा नौकरी लगवा देना जी, इसकी नौकरी आ गई है। आज आप देखिए किसी भी शहर के अंदर, दीपिका जी मैं कहता हूं आप निकलिए फील्ड के अंदर, शहरों में लाइब्रेरियां खुल गई है। एक शहर के अंदर आज 50 लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी आपको भरी मिलेगी जहां बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मेरिट के आधार पर नौकरी दे सकती है। और ये कह रहे हैं जी कितनी नौकरियां दी हमने, पहुंचना है, हमने 2 लाख से ज्यादा नौकरियां 11 साल के अंदर दी है। कांग्रेस पार्टी ने मात्र 86,067 नौकरियां
जो जब इनकी 10 साल की सरकार है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में तब, और दीपिका जी बहुत सारी स्टोरियां भी है, आप उस समय की अखबार उठा के देख लीजिए, उस समय की टीवी चैनल्स। एक बार तो एचपीएससी की लिस्ट तक पहले छाप दी गई थी कि एचएस कौन कौन सिलेक्शन होंगे, मैं मेरे पास वो रिपोर्ट पड़ी है, मैं दिखा दूंगा आपको, भेज दूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं उनको बता दूंगा। ओंकार जी, आप विपक्षियों की जो दिक्कत है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली स्थिति हो गई है। इनको पता है, ये जानते हैं, तारीफ नहीं कर सकते सरकार की तारीफ करने की उनकी मजबूरी, इनका धर्म ये है, इनका धर्म ये कहता है कि सरकार की चीजों में खामियां निकालनी है, लेकिन व्यवस्थाएं इतनी पारदर्शी तरीके से की गई है नौकरियों के अंदर। आप बताइए दीपिका जी, मैं एग्जाम देकर के आ रहा हूं, कोई इंटरव्यू प्रक्रिया नहीं है, मेरे एग्जाम के आधार पर मेरा सिलेक्शन हो रहा है पूरी तरीके से। मैंने एग्जाम में क्या किया मुझे पता है, आपने एग्जाम दिया आपको पता है, उस एग्जाम की मेरिट बनेगी, उसी के हिसाब से नौकरी मिलेगी। तो आप इसमें कोई गुंजाइश कहां रहेगी किसी गड़बड़ी की? ऐसा तो नहीं है ना कि जिन एग्जाम्स में इंटरव्यू होता है संदीप जी, वहां पर न्याय नहीं होता है। अगर बड़े स्तर पर मैं बात कर लूं, यूपीएससी, मैं कह रहा हूं यस, ग्रुप सी और डी की बात करूं, ग्रुप सी, और देखिए यहाँ पर ठीक है कोर्ट का हस्तक्षेप है, कोर्ट का हस्तक्षेप है, कई ऐसे मामले सामने आए, इंटरव्यू हटा दिया गया, वो अलग बात है, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन ऐसे आज भी हमारे देश के अंदर कुछ प्रतिष्ठित संस्थान है जो ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, आज तक उन पर कोई सवाल नहीं उठा है। कुछ ऐसे मामले रहे, मैं अगर यूपीएससी की बात कर लूं, यूपीएससी में 3 चरणों में एग्जाम होता है, उसमें देखिए ना कि प्री भी होगा, मेंस भी होगा और इंटरव्यू भी होता है, कभी सवाल नहीं उठे हैं। हाँ, कुछ लूपहोल जरूर सामने आए। दीपिका जी देखिए, दीपिका जी सेम व्यवस्था है जो एजुकेशन व्यवस्था एसपीएससी ने भी लागू अभी पहले प्री एग्जाम होने लग गया है, उसके बाद वहां मेंस दिया जाता है। कहीं कोई जिस परीक्षा में आपका मेंस एग्जाम हो रहा है, आप कैसे गड़बड़ी कर देंगे? लिखना तो आप नहीं है ना, मैंने लिखना है। ठीक है, आप हो सकता है कि क्वेश्चन वाचक जो है उसमें आप तुक्के मार के भी अगर आप हो सकते क्वालिफाई कर दे, लेकिन जब पेपर लिखने की बात आएगी तो आपको लिखना पड़ेगा ना। सीईटी की परीक्षा है, पहले सीईटी पास करना है, उसके बाद मेंस अभी आपका होना बाकी है। 2025 की जो सीईटी हुई, जिन लोगों ने सीईटी की परीक्षा दी, जिन भी युवाओं ने सीईटी की परीक्षा दी, दीपिका जी कभी बात करके देखिए, इतनी शानदार व्यवस्था सरकार ने उनके लिए की, सेंटर तक पहुंचाने से लेकर के उनके वहां रुकने की, खाने की, इतनी शानदार व्यवस्था हुई, इतनी शानदार तरीके से परीक्षा का आयोजन किया गया। पूरी जनता ने, पूरी प्रदेश की जनता ने उसको सराहा कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है, सरकार को युवाओं के भविष्य की चिंता है। कांग्रेस के लोग और इन लोगों ने युवाओं के भविष्य को छला है, ये इनको भी दीपक जी बैठ के आज बोल रहे हैं ना यहाँ पर, दीपक जी को पता है इनकी सरकारों में नौकरियां कैसे मिलती थी। मैंने फिर कहा विपक्ष का धर्म है, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं तारीफ कर सकते सरकार की, इनकी मजबूरी है, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन चलिए ठीक है, ये तो आप दीपक जी से और ओंकार जी से ही पूछ लेते हैं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जाता है या अच्छी नीतियों पर प्रोत्साहित भी कभी विपक्ष कर सकता है? दीपक जी अभी बता दीजिए, ये भी बता दीजिए कि अगर सरकार, कहना चाहता हूं, मुझे ये बता दें ये कि आज अगर गूगल पे कोई आदमी सर्च करता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां पे है, तो वो हरियाणा के अंदर पाई जाती है। ये जो मेरे भाई संदीप जी जो बात बोल रहे हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपको अप्रिशिएशन में काम तो करो। अपने डेटा देखो कि आपके पास क्या डेटा आ रहा है, और आप कहते हो 2 लाख आपने हमें नौकरियां दे दी। भाई सुनो तो सही, आप सुन तो लो भैया, आपकी बात हमने सुनी, आप हमारी सुनिए। 2 लाख नौकरियां अगर आपने दे दी तो टोटल तो 3 लाख पद रिक्त पड़े हुए थे, आपने 2 लाख भर भी दिए। आपने 2 लाख पद हरियाणा को खुशहाल कर दिया। बिल्कुल ऑफिशियल आंकड़ा है दीपक जी, बिल्कुल ऑफिशियल आंकड़ा है। आपको सुप्रीम कोर्ट अगर ये आदेश ना देती, जो 5% वेटेज का आप जो अभी जो स्टैट पे जो ये सीईटी के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे वेटेज पे अगर आपको कहती, आदेश ना देती, तो आप कभी भी इस चीज को लागू ना करते। बिल्कुल सही, मेरे साथी ओंकार जी भी ये बात सही बोल रहे थे। ये आपका वर्कपन नहीं है, ये कोर्ट आपको करवाती है, कोर्ट आपको दिशा निर्देश देती है, तब जाके आप ये सारे के सारे काम करते हैं। और आपका तो वो हाल है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे तुमने ठगा नहीं। आप तो वो काम कर रहे हो, आप सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलते हैं। आप धरातल पे मेरे भाई जो काम करते हो, बात कर रहे हैं, फिर आप किस आधार पे बात कर रहे हैं? आप बताइए मुझे, आप किस आधार पे? भैया हमारी तो सरकार बन रही थी अभी, हमने तो 37 सीटें ली। आपकी तो तूफान आंधी चल रही थी, कांग्रेस को इतना कमजोर ना समझे आप। दीपक जी बता दीजिए, आप गूगल पे आपको पता लग जाएगा कहां से लेके आए आप? अच्छा, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। संदीप जी पहले दीपक जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, उसके बाद आपको जो भी काउंटर करना हो कर दीजिए ना। हरियाणा के अंदर आज की डेट के अंदर ये मेरी बात सुन नहीं चाहते मेरे भाई, क्योंकि इनके पास क्या है कि जो ये बात कहते हैं, ये कहते हैं हमारी बात का विरोध मत करो, हमारी बात को मानो। हम चाहे आपको छले 500 रुपए का सिलेंडर कहां गया मेरे भाई?
अरे 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे थे, अपनी घोषणा पत्र में कहा गया, जो आज 900 रुपए ले रहे हो लोगों से। आज महंगाई कहाँ है ये बताइए मेरे को। हरियाणा के अंदर SYL का पानी कहां से लाए हो ये तो बता दो। और किसानों के साथ जो इतना बेरहमी से आपने मंडियों के अंदर किसान खड़े कर दिए, उनके हाल क्या है ये बता दो। ये तो धन्यवाद करूंगा मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कि जो आपकी मंशा है ना जाति से जाति को लगाने की, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है दीपक जी, मैं लौटूंगी इस बीच क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं रुक करूंगी आपका, लेकिन दर्शकों को पहले बड़ी जानकारी बता देते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। त्योहारों से पहले दिल्ली सरकार की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिल्ली सरकार की ओर से दिया जाएगा। होली और दिवाली पर गैस सिलेंडर दिल्ली सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये वो वादा था जो कि विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों से किया था, और अब जब त्योहार नजदीक है, होली नजदीक है, उससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला और बड़ा ऐलान किया गया है कि त्योहारों से पहले दिल्ली सरकार की ओर से गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिल्ली सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और चलिए अब चर्चा का रुख करते हैं। ओंकार जी, तमाम पहलू हैं इस पूरे मामले पर। 5% का अगर वेटेज दिया जाता तो स्थिति कुछ और होती। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में जो टिप्पणी की, उसके बाद सरकार ने जो फैसला लिया, सरकार की ओर से इसमें जो संशोधन किया गया वो भी हमारे सामने है। यहाँ पर मुख्य तौर पर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के कुछ दिनों पहले, चाहे हम HPSC की बात करें या फिर HSC की बात करें, उसके अंदर जो चयन प्रक्रिया थी उसको लेकर एक सवाल उठाया जा रहा था कि हरियाणा के जो युवा हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और बाहरी युवाओं को ज्यादा मौका मिल रहा है। लेकिन अब जब हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो 75 और 25% का जो वेटेज रखा गया है 100% में, 25% वेटेज हरियाणा से जुड़े हुए विषयों पर रहने वाला है। तो क्या अब ये भी मान लिया जाए कि ये जो सवाल उठाया जा रहा था कि बाहर के बच्चों को ज्यादा मौका और प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अब इस तरह की नीति लागू करने से ग्रुप डी में हरियाणा के बच्चों को ज्यादा फायदा मिलेगा? दीपिका जी, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, हम किसी की बारी में नहीं बोलते, हमारी बारी में कोई ना बोले, कोई नहीं बोलेगा। अपने विचार जाने चाहिए। देखिए दीपिका जी, आपने कहा इससे हरियाणा के बच्चों को फायदा मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि हमारे हरियाणा के बच्चों को नौकरियां नहीं दे रही बीजेपी। जब नौकरियों की बात आती है, गुजरात, पंजाब, जहां बिहार चुनाव होने होते हैं, वहां के बच्चों को नौकरी दे दी जाती है। ऐसा क्यों? और फिर मेरे भाई कह रहे थे हमने 2 लाख नौकरियां दी, मैं मान गया 2 लाख दी आपने। जरा ये तो बता दो, 2014 से लेके आज 2026 आ गया, कितने लोग रिटायर हुए? क्योंकि प्रदेश में एक रिटायरमेंट की आयु है, उसके पश्चात पद खाली होते हैं। आपने जो पद खाली हुए, मैंने पहले बताया 2,09,600 पद खाली थे चुनाव से पहले, और अब तकरीबन 3 लाख पद खाली हैं। वो खाली पद कब भरोगे? दूसरी बात, इन्होंने एक बात मान ली, हमने कोर्ट के निर्णय को माना। अरे भाई मानोगे ही, नहीं तो मानना के दोषी नहीं हो जाओगे। बहुत अच्छी बात है आपने कोर्ट के निर्णय को माना, लेकिन मेरा तो इतना सा सवाल है कि कृपया ये जनता को बता दीजिए, 2014 के बाद आपने कितने पेपर लिए, कितने पेपर लीक हुए, और उन लीक हुए पेपरों के आधार पर कितने बंदों की नौकरियां गई। आज देखिए, आज ये युवाओं को क्या कर रहे हैं, HKRN के माध्यम से एक युवा जो 15,000 रुपए ले रहा है, वही उसके बराबर का काम करने वाला पक्की नौकरी वाला व्यक्ति 75,000 से 1.25 लाख रुपए तक ले रहा है। ये युवाओं से धोखा नहीं है तो क्या है? और फिर बात करते हैं 2047 की। अरे क्या गारंटी है 2047 में तुम होगे? और आज 2026 चल रहा है, जो युवा आज 25 साल का है वो 47 साल का हो जाएगा। सोचो तो सही, आप बात आज की करो, आज नौकरी की जरूरत है। क्या 50 साल का युवा तुम्हारे से नौकरी मांगेगा? शर्म आनी चाहिए ऐसी व्यवस्था के ऊपर। आप जब नौकरी की बात होती है तो आप HKRN की बात करने लग जाते हो। और अभी अभी आपने एक ब्रेकिंग न्यूज बताई कि दिल्ली में गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। हम स्वागत करते हैं, लेकिन यह तो बता दीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुफ्त की रेवड़ी बोलते थे, क्या ये रेवड़ी है या नहीं है? आपने दिल्ली में सिलेंडर देना कहा, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये जरूर बताना अपने समय में क्या ये रेवड़ी है। दूसरी बात,
आप मेरिट के आधार पर नौकरियां दीजिए, हम आपकी तारीफ भी करेंगे अगर जरूरत समझेंगे, क्योंकि आपके इतना मैदा नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ बेईमानी की तरफ रखते हो। आप देख लेना आने वाले टाइम में क्या होगा, जो रिजल्ट आएंगे उनमें गड़बड़ियां करेंगे ये, क्योंकि ये तो ऐसे लोग हैं जो सीधे हो ही नहीं सकते। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं लेकिन राष्ट्रवाद से बहुत दूर है ये। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, आप दीजिए नौकरी, बिना पक्षपात के दीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन जो बुजुर्गों की पेंशन आपने तरह तरह के बहाने बना के काट दिए, उनको दोबारा लागू कीजिए, नहीं तो इनालो इसके ऊपर आंदोलन करेगी। और एक चीज और जी, चुनाव से पहले 52,80,000 परिवार बीपीएल के, कृपया अपनी बारी में, अपनी संदीप जी मैं आती हूँ आपके पास, डिबेट के विषय में रहिए, अपनी बारी में, संदीप जी मैं आती हूँ अपनी बारी में। 52,80,000 बीपीएल परिवार थे, आज 13.5 लाख से ज्यादा बीपीएल परिवार कट चुके हैं और अब भी 5-6 लाख काटने की तैयारी है। ये व्यवस्था क्या है? जब वोट लेनी थी तब आपने परिवार कार्ड बनाया, क्या वो गलत थे? और अगर वो सही थे तो अब जो कट रहे हैं वो गलत है। ये बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसे दांत है जो दिखाने के और है, खाने के और। ठीक है मलकानिया जी, मैं आपसे भी यही समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने दोनों आवाजें सुनी होंगी कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, बाहरी युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। तो मुख्य तौर पर मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जब 25% का वेटेज हरियाणा का दिया गया है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत आसानी होगी जो हरियाणा के युवा हैं। तो क्या इससे आप इस कदम पर भी एक बड़ा कदम मानते हैं कि जो सवाल उठाए जा रहे थे अब उसमें ये हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा? देखो, ये तो आरोप लगते रहे हैं कि हरियाणा के युवाओं को नौकरियां नहीं मिलती, बाहर से भरे जाते हैं, ये सभी पार्टियों की तरफ से। परंतु मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि जो 10+2 या मैट्रिक जो है हरियाणा से करते हैं उनको नौकरियां में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और जो वेटेज दी जा रही है वो जो हरियाणा के होंगे वो ही हरियाणा की संस्कृति के बारे में जानेंगे और उसी के आधार पर जो वो है नौकरी में आ सकेंगे। इसके साथ साथ जहां नौकरियां पद खाली होते हैं उनको पदों को 2 महीने 4 महीने के बाद जो भर्तियां रेगुलर होनी चाहिए और भरे जाने चाहिए। लाखों पद खाली होते हैं, स्कूलों में पद खाली है, हॉस्पिटलों में, पुलिस में पद खाली है, तो उनको साथ साथ भरा जाना चाहिए। पर कई बार हम चुनावों के वेट कर सकते हैं कि चुनाव आएंगे तब इनको पदों को भरा जाएगा जिसका हमें चुनावों को लाभ मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो पेपर लीकेज की समस्या है उससे बिल्कुल कड़ाई से निपटना होगा। जो संस्था जो पेपर तैयार करती है, दूसरी करती है, अगर ऐसी उनमें कमी आती है तो उनको ब्लैक लिस्ट करके और उनको दंडित भी किया जाना चाहिए, ताकि ये युवाओं का भविष्य जो से है उससे बर्बाद ना हो। और इसके साथ साथ जब कोई ना कोई कमी आपके रह जाती है तो कोर्ट में केस चल जाता है, तो उसकी भी मजबूरी हो जाती है और भर्तियां लटक जाती हैं। तो इन कमियों को दूर करके युवाओं को समय पर नौकरी मिले और हरियाणा के युवाओं से न्याय हो। जो 25% का है इसमें से थोड़ा बहुत लाभ तो होगा, और सरकार चाहे तो ये कर सकती है कि केवल हरियाणा के युवाओं को नौकरी दी जाए, उसका क्राइटेरिया फिक्स कर सकती है और हरियाणा के युवाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। संदीप जी, अब विस्तार से जवाब दीजिएगा जो सवाल उठ रहे हैं, चाहे ओंकार जी की मैं बात करूं या फिर दीपक जी के सवालों का। और दूसरा, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जो आरोपों के घेरे में युवाओं का भविष्य डाला जाता है उसके साथ कोई खिलवाड़ ना हो? बिल्कुल दीपिका जी, देखिए सवाल भी कौन लोग उठा रहे हैं जिनके नेता नौकरियों में भ्रष्टाचार के मामले में 10-10 साल की सजा काट के आ चुके हैं, वो लोग सवाल उठा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए डिबेट में बैठ करके। और ये बातें सिर्फ और सिर्फ ये कल्पनाएं कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अरे भैया, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कभी इस प्रदेश के युवाओं से पूछ के। मैं दीपिका जी आपको चैलेंज करता हूँ, आप आइए फील्ड के अंदर। ये लोग तो मुझे पता है अभी तक पेपर लीक ही तो हो रहे हैं, और क्या हो रहा है? अभी तक पेपर ही तो लीक हो रहे हैं। कौन से पेपर लीक? ज्ञान फैलने लग जाते हो। जब हमारी सरकार थी तुम हमारे सहयोगी पार्टी थे, शर्म होनी चाहिए तुम्हारे को। हमारी सहयोगी पार्टी थी तुम। सरकारों में ओंकार जी पेपर भी नहीं होते थे, क्या बात? अरे हमारी सहयोगी पार्टी थे जब हमारी सरकार थी। बीजेपी की क्या पोजीशन थी बता दो? बीजेपी हमारी सहयोगी पार्टी थी। आपके नेता नहीं होते थे तो वो पॉलिसी नहीं थी। अरे जब हमारी सरकार थी आप तो सहयोगी श्रेय लेते रहते हैं हर समय। जैसे जैसे आधुनिकता आती है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जाता है। आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे। अरे भाई ये तो बता दो, जब हमारी सरकार थी तब आप कहाँ बैठे हुए थे? आप सहयोगी थे हमारे के नहीं थे?
आप उनका आदमी सुन नहीं रहे, आप मेरी बात कर, मैं कह रहा हूँ। अरे भाई मेरे को इतनी बात बता दो, जब हमारी सरकार थी आप हमारे सहयोगी थे कि नहीं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप सहयोगी नहीं थे हमारे? आप सुन रहे हैं? कभी इस प्रदेश के युवाओं से आपने बात करके देखी? अब कोई जवाब नहीं आएगा तुम्हारे पास, अब नहीं आएगा जवाब। ये बता दो तुम हमारे सहयोगी थे या नहीं? कभी फिर आप किस बात पे आप किस बात पे सवाल उठा रहे, किस बात का प्रदर्शन कर रहे? जब आपको लगता है कि आप हमारे सहयोगी थे तो किस बात आपको सवाल उठाना चाहिए? अरे भाई तो उसमें आप हमारे सहयोगी थे, गलतियां थी हमारी। सवाल ही नहीं उठाना चाहिए, आपका तो सवाल उठाना ही नहीं बनता। फिर अगर आप कितना ही क्यों नहीं उठाना चाहिए? कमाल की बात है, लोकतंत्र होना चाहिए, क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? दीपिका जी मैं आपको कह रहा हूँ, आप कभी भी इस प्रदेश के युवाओं से बात करके देखिए, उनका इस प्रदेश की जनता पर भरोसा है। विपक्ष क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसका उससे कोई सरोकार नहीं है। इस प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पर मतलब पूरा संदीप भरोसा जी है। बताइए इस कि प्रदेश में ठीक जो भी है लोग ठीक है, एक मुख्य तौर पर बात यह है कि वो भी विपक्ष में अपने उनका सवाल पूछने का भी अधिकार है, पूछने दीजिए ना, आप उन सवालों के जवाब बिल्कुल पूछिए ना, मैं मना नहीं कर रहा, पूछिए ना, सवाल पूछिए। ये बता दें, मैं दीपक जी भी आपसे सवाल पूछेंगे और ओंकार जी भी पूछेंगे क्योंकि उनका हक है। बिल्कुल मैं सबके जवाब देने के लिए बैठा हूँ, मैं सरकार का प्रतिनिधि हूँ, मैं सबके जवाब देने के लिए। जी आपके सवालों का जवाब नहीं, आपको धमकाने की आदत पड़ गई है, धमकाने की। आप जवाब नहीं देते, आप धमकाते हो। में क्या होता था? नहीं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं आप उनके जवाब दीजिए। देखिए मतलब मैं टेक्निकली अगर एक सवाल कभी अपनी सरकार के और भी देखो, ठीक है, टेक्निकली अगर आपकी बात का निष्कर्ष निकालूं तो आप कह रहे हैं कि पिछले आपका 2 टेन्योर निकल गया, ये तीसरा टेन्योर है और इसमें युवा काफी खुश हैं आपके कार्यशैली से, आप ये कहना चाह रहे हैं? दीपिका जी बिल्कुल खुश है, तभी मैं दीपक जी आ रही हूँ आपके पास में। सरकार है दीपिका जी, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीसरी बात, प्रदेश के अंदर इतना नकारात्मक माहौल बनाया है इन लोगों ने, लेकिन जनता ने इनको किस प्रकार से ये औंधे मुंह गिरे हैं, आज तक इनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, वोट चोरी के आरोप लगाते घूमते जी, वोट चोरी हो गया, लेकिन इनके नेता मंचों पे खड़े होकर के क्या दीपक जी आप उस बात से सहमत है कि नहीं है कि आपके नेता ने बड़े मन से ये कहा था, नीरज शर्मा ने NIT से आपके विधायक थे, कि आप मुझे 50 वोट दीजिए, मैं आपको एक नौकरी दूंगा आपके परिवार। चलिए ठीक है, दीपक जी मुस्कुरा भी रहे हैं, आप जवाब भी देंगे इसका। आपने ठीक है, डिबेट छोड़ने की नौबत नहीं आएगी। आपका जो सवाल है सुन लीजिए। क्या कहा आपने, कौन कौन से दिए आपको पता है? आपने कहा इनके नेता कैसे अभी आपने दिल्ली के अंदर फ्री सिलेंडर बांट दिया। अभी आप फ्रीबीज पर तो कोई भी पार्टी टिप्पणी करने लायक नहीं है। देखिए दीपक जी और संदीप जी, इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कहूं तो फ्रीबीज पर तो अगर हम इस चर्चा को लेकर जाएंगे तो एंडलेस चर्चा हो जाएगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, फ्रीबीज हर राज्य में आप लोगों की ओर से हर पार्टी जनता के सामने वादा करती है, तो इस पर तो डिस्कशन को लेकर ही मत जाइए। आज युवाओं का जो डिस्कशन हो रहा है उस पर स्टिक रह के टू द पॉइंट बात करिए। दीपक जी क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? दीपक जी से उस बात का जवाब लीजिए जो मैंने सवाल पूछा, पहले बताएंगे कि इनके नेता ने बोला था कि नहीं बोला। शायद कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है, तो दीपक जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। खैर मैं ओंकार जी मैं आपका रुख करूंगी। मुद्दा यहाँ पर यह है युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चाहे संशोधन करके या किसी भी तरीके से जो प्रदेश के युवा हैं उनका हित होना चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिलनी चाहिए, ये उद्देश्य होना चाहिए। विपक्ष की भी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे मुद्दों पर बढ़ चढ़कर आवाज उठाई जाए, आवाज विपक्ष बने युवाओं की, और सरकार का भी नैतिक धर्म ये बने कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। इस दिशा में काम होना चाहिए, मानते हैं या नहीं? दीपिका जी बिल्कुल मानता हूं, प्रदेश के युवा को रोजगार मिलना चाहिए। आज युवा बेरोजगार है, अगर बीजेपी पार्टी रोजगार देना चाहती है तो किसने हाथ रोका है इनका? HKRN की व्यवस्था को क्यों लेके आए? ये सरकारी ठेका प्रथा है, इसमें युवाओं का भविष्य दांव पर लगा, और मुख्यमंत्री महोदय ने उन सरकारी ठेका प्रथा के जो भर्ती है उनको ये तो कह दिया कि 58 वर्ष तक आपको जॉब की गारंटी दी जाएगी, लेकिन उनकी जॉब के जो वेतन है वो भी तो पक्की भर्तियों के समान कर दो कि वो सारी जिंदगी कच्चे वाला वेतन लेता रहेंगे। ये बहुत अजीब बात है। आप युवाओं को नौकरी दो। हम चाहते हैं, हरियाणा का युवा बेरोजगार है, जब भी रोजगार की बात आती है तो हरियाणा के बाहर के युवा को रोजगार मिल जाता है, हरियाणा का युवा हाथ मलता रह जाता है। आज प्रदेश की परिस्थितियां क्या है दीपिका जी? आप भी मार्केट में रहते हो, समाज में रहते हो, आपको पता है आपके नजदीक में जितने लड़के लड़कियां जिन्होंने PhD तक कर रखी है, MBA कर रखी है, MTech कर रखी है, कितनी नौकरियां दे दी सरकार ने, और युवा बेतहाश होके निराश होके घर पे बैठा हुआ है।
ये दे नौकरियां, हम इनकी तारीफ करेंगे। लेकिन ये बार बार एक बात कहते हैं हमारे बारे में। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, बेशर्मो शर्म करो। जब हमारी सरकार थी तुम हमारे सहभागी थे, हमारी गोद में बैठे थे। उस वक्त अगर तुम्हें लग रहा था कि हमारी सरकार गलत है तो आप छोड़ के चले जाते। बहुत अजीब बात है। ये ऐसी पार्टी है जो ये नहीं देखती कि पिछले 12 वर्ष से इनकी सरकार है, जो ये नहीं देखती तीसरी बार हरियाणा में इनकी सरकार है। जब कोई प्रश्न पूछता है तो उसके प्रश्न पूछने पर ये पाबंदी लगाने लग जाते हैं। अब ये मेरे को कहते हैं कि तुम्हें पूछने का क्या अधिकार है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 12 वर्ष में आपकी सरकार है और ये तो बता दो पिछले 12 वर्ष में आपने क्या किया। जब भी कोई बात आती है आप ये कहने लग जाते हो, आप जब भी बात करते हैं आप पिछली सरकारों पर दोषारोपण करने लग जाते हो। अगर पिछली सरकारों में कुछ कमी थी तभी हरियाणा की जनता ने आपको चार्ज दिया। अब जनता जान चुकी है। आपको तो 2019 में हरियाणा से बाहर कर देना था, लेकिन एक जेजेपी नाम की पार्टी ने आपको जीवन दान दिया। ठीक है दीपक जी, ठीक है ओंकार जी, मैं लौटती हूँ। दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी आपकी बात ठीक दीपक जी की बात अधूरी रह गई थी, सुन लेते हैं। एक बात इनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, मेरे सारे प्रवक्ता और सीनियर पत्रकार जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं मलकानिया जी से भी कहूंगा कि इनसे एक बात जरूर पूछिए कि विदेशों में गए हुए जो बच्चे हरियाणा के हमारे माओ के लाल, जिन्हें बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजा गया, अगर आपके पास इतनी नौकरियां आपने दी हैं, इतना कुछ आपने सरकारी खजाने से निकाला है, सभी को रोजगार दिया है, खुशहाली दी है, तो उसका जवाब दे दे कि वो बच्चे क्यों बाहर जा रहे हैं। पहला प्रश्न मेरा। उसके बाद दूसरी, ये मैं कंक्लूड कर रहा हूं, इसके बाद जो मर्जी ये कहते रहे। मैं इनसे यही कहूंगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाए जनता खुद सोचे कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, किसानों के साथ आप क्या कर रहे हो, आप किसानों को क्या चीज दे रहे हो। किसान हर समय अपनी फसल लेके मंडी में खड़ा होता है, वो जब तक हड़ताल नहीं करता तब तक आप उसकी फसल नहीं खरीदते। चलिए ठीक है, मैं जवाब लूंगी अभी संदीप जी से इस पूरे जो सवाल उठाए हैं और पूरे मुद्दे पर। पहले फाइनल कमेंट ले लेते हैं। मलकानिया जी फाइनल कमेंट दे दीजिएगा इस मुद्दे पर। देखो, सभी युवाओं को तो नौकरी सरकार नहीं दे सकती, परंतु उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। और जो विदेशों में जाते हैं लोग, वो भी अपने छोटे मोटे रोजगार खोल सकते हैं। जितना पैसा आप बाहर जाने में खर्च करते हैं उसका किसी यहाँ घरेलू उद्योग के ही हो सकते हैं, उस पैसे से यहाँ काम कर सकते हैं। और ये बहुत निंदनीय बात है कि हमारे लोग जो बाहर में जाते हैं वो बेड़ियों में जकड़ कर आते हैं। हमें ट्रंप पे बहुत भरोसा था कि ट्रंप हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, परंतु उन्होंने जिस प्रकार का बिहेव किया, वो तो टाइम बदलते रहते हैं, कभी ट्रैप्स लाते हैं, कभी कम करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो हमें अपने देश में अपनी स्थिति ऐसी मजबूत करनी चाहिए कि हमें उद्योग जो है, हमें रोजगार जो है घर में मिले, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो या कोई प्राइवेट उद्योग लगा कर दो। और गांव में बहुत कुछ होता है, पोल्ट्री फार्म में खोले जा सकते हैं, कृषि उद्योग लगाए जा सकते हैं, मछली पालन किया जा सकता है और बहुत उद्योग है। तो उसमें जो युवा अपना पैसा जमीन बेचकर पैसा इकट्ठा करके लाखों रुपए लेकर बाहर जाते हैं, बाहर के देशों में जाते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने प्रदेश के अंदर ही छोटे मोटे रोजगार लगाएं और दूसरों को भी रोजगार दें। ठीक है संदीप जी, दीपक जी ने जो सवाल उठाए उनको ऐड ऑन करते हुए एक फाइनल कमेंट दीजिएगा। दीपिका जी देखिए, जिस प्रकार से दीपक जी कह रहे हैं, क्या विदेश में जाने का जो प्रचलन है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद से शुरू हुआ? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात रोजगार को लेकर के, देखिए इस देश के अंदर 2014 से पहले जब 2004 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसमें इस देश में मात्र 350 स्टार्टअप होते थे। स्टार्टअप को लेकर के आज सबसे बड़ा अगर कोई देश है तो वो भारत है। आज 2014 से लेकर 2024 तक 1,69,000 से ज्यादा स्टार्टअप इस देश के युवाओं ने शुरू किए हैं और उसके अंदर 17 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को नौकरियां मिली है, रोजगार मिला है। यह आंकड़ा आपको शायद मुझे लगता है इनके लोगों को नहीं पता है, इनके लोग स्टडी नहीं करते, इनको पता होना चाहिए। मैं वो कह रहा हूँ, आप पढ़िए, पढ़िए। देश में आपके समय आज देश के युवाओं ने 121 यूनिकॉर्न स्थापित किए हैं, 1,69,000 से ज्यादा स्टार्टअप है।
तो पढ़ के आइए ना। आप दूसरे आदमी को अनपढ़ और गंवार कहना चाहते हैं। आप थोड़ा सोचिए आप क्या बोलते हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि इस देश के युवा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे प्रदेश। अरे मेरे भैया वकालत और चलिए ठीक है, माफी के साथ रोकूंगी आप सभी को क्योंकि समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो हरियाणा के अंदर युवाओं के भविष्य को लेकर लगातार चर्चा होती रही है, एक बड़ा बदलाव अब देखने को मिला है। मेरिट लिस्ट के आधार पर अब युवाओं का ग्रुप डी के जो भी पेपर्स होते हैं उसमें चयन होगा। देखने वाली बात होगी कि युवाओं के लिए कितना कारगर साबित हो गए।